एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर स्टैटिक क्विज क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड ऑन इंडिया वेबसाइट। तो अगर हम पहले स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा हल्का सा पिछली चीज़ें रिवाइज करें तो कुछ भी जो आप सबको याद हो, मुझे भी तो याद होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। ओके, मुझे एक पोलर वर्टिक्स बहुत ज़्यादा याद रहता है। पोलर वर्टिक्स के बारे में क्या था, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ये बेसिकली पर्सिस्टेंट साइक्लोन होते हैं पोल्स पर। साइक्लोन है तो कोरिलेसिस पोल्स का भी इंपॉर्टेंस इनमें इतना ही होता है। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं होते हैं क्योंकि कोरिलेसिस पोल 0 होता है। 1000 किलोमीटर का इनका डायमीटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पोलर वर्टिक्स बोलते हैं। इसके बाद अगर अलावा हम हल्का सा ओवरव्यू ले तो हमने जैसे अब वो ये जो क्या बोलते हैं उसको, चैरेट चैरेट के बारे में पढ़ा था कि जो ये जो है विठला टेम्पल के अंदर जो ये चैरेट है वो उसके ऊपर पहले वो गरुड़ा को डेडिकेटेड है। गरुड़ा और उसके विष्णु की जो पहले उसके अटोप पर थे मूर्तियां, लेकिन अब नहीं है। वो बेसिकली इंस्पिरेशन कहाँ से है, ये इंस्पिरेशन ली गई है उड़ीसा के जो कोरनाक है, वहाँ पे भी एक चैरेट है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक चैरेट टाइप स्ट्रक्चर है इस तरह का। बेसिकली आप क्या बोलते हैं इसको, रथ बोलते हैं ना, हिंदी में रथ बोलते हैं इसको। हाँ, या इसके अलावा यही था इसके बारे में। इसके अलावा हमने सत्यवंश के बारे में पढ़ा था। सत्यवंश दक्कन में जो, जैसे अगर हम ये इंडिया है हमारा तो दक्कन में था, उनके फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी सी तक था उनका जो है। ओके, एंड वो ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म दोनों को उन्होंने क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था। प्राकृत और इन सारी लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया था। इसके अलावा अगर हमने बात की है और सारी चीज़ों की जिसमें हम बात करते हैं उदयगिरी केव्स की, बादामी केव्स की। बादामी के में क्या है, हिंदू और जैन टेम्पल है। उदयगिरी केव में हिंदू टेम्पल्स हैं। इसके अलावा जो हम लोमश ऋषि केव की बात करते हैं, बिहार में है। ये वो अशोका पीरियड से रिलेट करते हैं। अशोका बेसिकली कब थे, अशोका चाणक्य टाइम में, चाणक्य इस वाले जो अशोका की शायद 272 से लेकर 3, अभी मैं टाइम पीरियड भूल गई हूँ, लेकिन अशोका से जो एलिफेंट रॉक कट जो है और जो लोमश ऋषि केव है बिहार में, वो अशोका के टाइम पीरियड अशोका के मतलब उस टाइम पीरियड में ही है, या शायद अशोका से रिलेटेड है वो, कि अशोका का कुछ कनेक्शन है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट राइट नाउ। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें याद करें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने अभी तक शायद एक ही 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो बहुत ही वेरी वेरी इट वाज वेरी सिंपल। तो उनमें तो कुछ ऐसा डिस्कस करने का मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म, ये हो गया कुछ मन, हाँ, कालबेलिया डांस अगर आप भूल गए हो तो वो राजस्थान से हैं। कालबेलिया डांस बेसिकली वो उनकी जो कॉस्ट्यूम होती है और उनके जो कॉस्ट्यूम्स या वो होते हैं वो सब सरपेंट से रिलेट करते हैं। बेसिकली जो सपेरे वगैरह रहते हैं उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बीन रहता है। ओके, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल रिप्रेजेंटेटिव वाली साइड है उसमें भी है शायद। अब सन में मेंशन नहीं करूंगी, मे बी आई एम, अभी मैं शायद भूल गई हूँ। इसके अलावा जो दादा भाई नरोजे थे उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसकी वजह से एक कौन सा कमीशन था, वेलबी कमीशन था आई थिंक, उसको सेटअप किया गया था। फर्स्ट इंडियन जो थे उस कमीशन में, उसमें वो दादा भाई नरोजे ही थे, जिस जो ये देखने के लिए कि जो हमारे जो फाइनेंस जितना भी ये ड्रेन तो नहीं कर लिया है, मनी जो ड्रेन हो रही है मनी, उसको बेसिकली स्टडी करने के लिए। एट द एंड उन्होंने ये भी पाया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से करप्शन जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमी में भी पढ़ी है। इकोनॉमी में हमने जैसे जीडीपी के बारे में देखा था, ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब वही होता है कि आपकी जो कंट्री है उसकी टेरिटरी के अंदर ये मैटर नहीं करता कि इंटरनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी है जो आपकी विद इन द टेरिटरी के जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी में आता है। और जो नेशनल की बात करते हैं हम, नेशनल बेसिकली आपकी टेरिटरी के मायने नहीं है। अगर आपकी इंडिया की कंपनियां बाहर जाके भी कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं तो वो सारे नेशनल इनकम में आता है। बेसिकली अगर बाहर की कंपनियां आपकी टेरिटरी के अंदर कुछ प्रोडक्शन कर रही है तो वो आप एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये था। इसके अलावा हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखी थी, कोस्ट पुश आई थिंक, इस तरह की इन्फ्लेशन देखी थी बेसिकली हमने। इसके अलावा हमने री डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन के बारे में भी देखा था, उन दोनों में डिफरेंस स्टडी किए थे। देखिए, मैं कोई मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन, आई लिमिटेड मेमोरी विद लिमिटेड नॉलेज, सो प्लीज आई विल बी वेरी फेयर। सो ये जो चीज़ें मुझे याद है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं स्टडी कर रही नहीं हूँ। बस जो आपके साथ डिस्कस करती हूँ दैट इज ऑलरेडी रिटेन इन माई माइंड। सो यू कैन ऑल्सो आस्क व्हाई आई एम डूइंग दिस,
just because of you and just because of myself. Like I'm learning from this. This helps me to retain more information in my mind. Basically, this is the main motto of this all the things. Also, it's also giving me the experience of teaching, so it's also a plus point in this. However, time consumption in it is little high. ओके, इसके अलावा अगर हमें कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन याद आ रहे थे। इसके अलावा इकोनॉमी में हमने उस एक्ट के बारे में पढ़ा था जिसमें हम बात कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू जो हमारा डेफिशिएट है वो तो बिल्कुल जीरो ही होना चाहिए, और जो फिस्कल डेफिशिएट 3% का होना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, शायद कुछ ऐसा ही नाम था उसका, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आई थिंक। इसके अलावा हमने एक चीज स्टडी की थी जो सेबी, जिसको जो एक शायद वो हुई थी उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एनएसबी भी था वहाँ पे। सेबी ने एक ग्रुप, अब मुझे याद नहीं आ रहा, हमने लेकिन वो क्वेश्चन स्टडी किया था। लेकिन यह क्या ये बुरी बात है? आई मीन कुछ तो रिलेटिविज्म है ना, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ चीजें हैं। अगर हम एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो बेसिकली राइट नाउ हमें ये पूरी तरह याद नहीं है कि वो बेसिकली व्हाट इट वाज एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट इन द एग्जाम टाइम वी कैन रिलेट इट टू हाउ हमने एक बार स्टडी किया था, वो इस तरह से, इस तरह की चीजें हैं, इस तरह से कनेक्शन था, तो एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा। आपकी सबकॉन्शियस क्या जाने कब क्लिक कर जाए और आपको कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट हो जाए। सो लेट्स मूव टू द टुडेज क्वेश्चन। ओके, मैं भी आपके साथ सोल्व करती हूँ डेली ये क्वेश्चन। मेरे 0-1 मार्क्स ही आते हैं, बट ओके। क्वेश्चन नंबर 1, for simultaneously election to be implemented, change need to be made in which of the following related article of the constitution। ये कह रहे हैं कि अगर हमें simultaneously elections को implement करना है तो change need to be made in which of the following related article of the constitution। इनमें से किस आर्टिकल में हमें constitution के चेंज करना होगा। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि हम पार्लियामेंट के जो हाउस ऑफ ड्यूरेशन को चेंज कर दें। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, अब ये क्या बात हुई। एंड प्रेसिडेंट रूल, हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? आई वुड से नो, नन। आई मीन ये क्या कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली अगर हमें लगातार इलेक्शन करवाने हैं तो हम क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या ही चेंज करेंगे, मेरे हिसाब से तो बेसिकली नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि करेंगे तो प्लीज मेंशन द कमेंट बॉक्स, एंड देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में या फिर मुझसे कंपेयर करके सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है हमारे आसपास, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हो 5/5। बट दे वुड बी चीटिंग अलाउड नहीं है। ओके, सो आई वुड मार्क दिस नन। वैसे कोई देखता नहीं है बट इट्स ओके, मुझे क्या करना है। अगर कोई देखेगा एट द एंड, अब हम अगर स्टार्ट भी करेंगे तो इट वुड बी मोर बेस्ट। अगर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होके कम्युनिकेट करें एंड सोल्व करें तो जेन्युइनली इट विल हेल्प अस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट ये वीडियो काफ़ी लंबी होती है, तो अगर आप इतना सारा टाइम वेस्ट यहाँ करेंगे तो माइट बी इट विल नॉट हेल्पफुल। अगर आपको जेन्युइनली, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो ज़रूर देखिए। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो अपना जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। मैं तो रेफर नहीं करूँगी कि आप ये देखें, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेट कमेटी। ओके, पढ़ी हुई बहुत है लेकिन पढ़े होने से मतलब थोड़ी है, और ऐसे तो है नहीं कि बिना समझे ही पढ़ी ली होगी। कुछ ना कुछ पढ़ते तो हैं, लेकिन याद रखने वाली मैटर होता है कि भाई कितने इसमें इसके लोकसभा के मेंबर होते हैं, कितने राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और क्या क्या इसका पर्पज होता है। सब वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। इट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। Option number 2, it estimate the budget before it is voted for the parliament. Okay, it cannot question the policy laid down by the parliament। एक्चुअली मुझे ना एक और स्लाइड डाल देनी चाहिए आपके यहाँ पे। हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कमीशन, काउंसिल, बोर्ड। एक बार हम हल्का सा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड की, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। वैसे मैं तो इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा मेरी आउट ऑफ रेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड की। जब हम बात करते हैं बोर्ड की, बोर्ड बेसिकली क्या होता है? जैसे बोर्ड में पीपल, इसे बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ऑल द पावर टू डिसाइड एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए बॉडी। मान लो कोई भी एक बॉडी है हमारी, तो इस बेसिकली हम कुछ कुछ लोग इसे कुछ पीपल हैं,
और ये उसकी पूरा कंट्रोलिंग, उसकी वर्किंग, उस सबको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इनके पास जितने भी डिसीजन हैं, उसके कंट्रोल से रिगार्डिंग या किसी और चीज़ से रिगार्डिंग, इन जो बोर्ड के जो मेंबर होंगे, उनके पास ये पावर होगी। आई वुड वी कैन से जैसे अपेक्स अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी होगी बोर्ड यहाँ पे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, राइट? तो ये भी एक बोर्ड है। मान लो जैसे हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, उनके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ है या उनके लिए किसी और तरह की जो चीज़ें, वो कौन जितने भी इस तरह की जो रिकमेंडेशन है या फिर जो भी चेंजेज़ वगैरह कौन मेड करता है, वो सेबी की रिकमेंडेशन पे चेंज होता है कि भई सेबी ने कहा कि अब जैसे वो T+1 हो गया, T+2 हो गया, जितने भी ये सारी चीज़ें कौन रेफर करता है? सेबी रेफर करता है। बेसिकली ये एपेक्स बोर्ड हो जाती है। जब हम बात करते हैं बोर्ड की, तो बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंट्रोलिंग या वर्किंग डिसाइड करता है। वो एक वर्किंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी होती है जिसके पास पावर होती है। कंपनियों में बेसिकली अगर आप बेसिकली जो ओनर है उसके अलावा जब हम बात करते हैं एंड मैनेजर अलग होते हैं, बट इसमें ये एपेक्स अथॉरिटी जैसे कंट्रोल, ये तो हमने अभी वैसे ही डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रहती है। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई जो है, जिसका काफ़ी नाम है, काफ़ी कुछ बॉडी है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो भी एक बोर्ड है। आई मीन एक ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्किंग एंड जो कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, ये भी एक बॉडी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो भी एक बोर्ड है। जब हम बात करते हैं इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम अगर मैं आपको दूँ, तो उसके अलावा सेंट्रल बॉडी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, इसकी हम बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सीबीएसई ये भी एक बोर्ड है। इसके अलावा अगर हम दूसरी उसकी बात करें, काउंसिल की बात करें, बेसिकली जैसे अगर हम बात करते हैं, काउंसिल की बात कर रहे हैं, काउंसिल एक लार्जर बॉडी होती है। आई मीन लार्जर बॉडी का मान लो ये है, ये मेंबर्स हैं, ठीक है? इस मेंबर्स में से हम कुछ मेंबर को निकाल लेते हैं, उन मेंबर्स को हम एक काउंसलिंग अथॉरिटी दे देते हैं, काउंसिल बना देते हैं। जैसे कि हम पार्लियामेंट में भी देखते ही हैं कि इतने सारे मेंबर होते हैं और उनमें से कुछ मेंबर जो जाते हैं कैबिनेट में जाते हैं। तो बेसिकली इसी में अगर हम ऐसे ज़्यादा मेंबर होके एक जो स्मॉल बॉडी बनाते हैं जिसको काउंसिल बोलते थे, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है। इसमें इलेक्शन करवाने, मान लो हमें कुछ लोगों को चुनना है तो उसमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो काउंसिल ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कमिटीज़ की, तो कमिटीज़ बेसिकली एक पर्पस के लिए बनाई जाती है। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी है, उसमें कोई हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस निकल के आ गया, तो हम एक कमेटी तैयार करते हैं कुछ लोगों की। बेसिकली जो कमेटी है वो मेरिट बेस पे होती है। अगर मान लो मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कमेटी बनानी है, तो उसमें एक्सपर्टीज कौन सी होंगी, जो जिनकी थोड़ी एक्सपर्टीज होंगी इन्वायरमेंट में या कोई और चीज़ से रिलेटेड बनानी है, तो उसमें बेसिकली मेंबर जो होंगे मेरिट बेस पे आएँगे और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। मान लो कि भई अभी मुझे एक काम है या फिर मुझे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट स्टडी करनी है, तो वहाँ पे हमने एक कमिटी बनाई, उसको स्टडी किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट या रिकमेंडेशन दे दी कि भई इस तरह से चीज़ें हैं और ये चीज़ें हो सकती है या हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि कमिटी बेसिकली क्या है, एक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। एक स्मॉल ग्रुप होता है, एक लार्ज ग्रुप में से, जैसे एक लार्ज ग्रुप है, उसमें से एक स्मॉल ग्रुप निकाल लिया, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मेरिट बेस पे निकाल लिया और उन्हें कुछ अपना काम परफ़ॉर्म करने के लिए, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है? अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल दें तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आप इसी की बात कर लें, एस्टीमेट कमिटी, ये भी एक कमिटी है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ये भी जैसे परमानेंट बना दी जाती है कि भई ये परमानेंट है। वैसे है तो एक कमिटी, इनका जो एक पर्टिकुलर पर्पज़ होगा, जैसे अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें, जैसे कलकर कमेटी हो गई या स्वामीनाथन कमेटी हो गई, ये भी तो कमेटी थी। जैसे जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट को स्टडी करने के लिए कौन-कौन सी कमेटी बनी है, तो वो भी एक बेसिकली कमेटी ही है, पर उनका जब पर्पज़ खत्म हो जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाती हैं। ये बड़ी बॉडी में से एक छोटे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। तो आप ये जैसे हमने क्या देखा, बोर्ड देखा, एक बहुत ही जो कंट्रोल या वर्किंग के लिए, जैसे एपेक्स बॉडी होती है जो कंट्रोल करती है वर्किंग उसके, और भी जो सारे जितने डिसीजन मेकिंग, जैसे बीसीसीआई हो गया, सेबी हो गया, स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीबीएसई हो गया, ये सब बोर्ड में आते थे। इसके अलावा हमने काउंसिल देखी, काउंसिल में जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसमें जैसे कि पॉलिटेक्निक इसके अंदर आते हैं। म्युनिसिपल तो काउंसिल ही होती है बेसिकली। इसमें क्या करते हैं, इलेक्शंस, इनमें कुछ मेंबर्स को चुना जाता है। मेंबर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी तो काउंसिल्स में बेसिकली इस तरह की चीज़ें होती है। कमेटी में हमने क्या देखा, बड़ी बॉडी में से एक छोटा बॉडी जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। बेसिकली मेरिट बेस की, उसमें लोगों को मेरिट बेस के हिसाब से डालते हैं कि भाई इनकी जो इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या है या इनकी जो स्पेशलिटी क्या है, उस हिसाब पे वो एक पर्टिकुलर काम के लिए तैयार की जाती है। अगर इसके बाद हम देखें कमीशंस की बात करें, तो बेसिकली कमेटी और कमीशन में अंतर बस यही है कि जो कमीशंस होते हैं वो
स्टैच्यूरी होते हैं, आई मीन उनको कोई लॉ बना, या तो कोई उन्हें गवर्नमेंट बॉडी बनाए या गवर्नमेंट बनाए, या फिर किसी स्टैच्यूरी हो, इनकी किसी लॉ द्वारा बनाए गए हों वो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल, वैसे बिल्कुल सिमिलर है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाएँगे और उसमें जो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, भई अगर हमने इस तरह से इस चीज़ को लेकर बनाया तो हम इनको नॉमिनेट कर देते हैं, इस तरह के मेंबर को, इंटरेस्ट ग्रुप जो बेसिकली उनका होता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, इलेक्शन क परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी पीरियड के लिए भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन लें, गवर्नमेंट के लॉ है इसके लिए कि इसके इसकी स्टैच्यूरी इसका जो है बेसिस हैं इसके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ले, गवर्नमेंट का भी वो है, गवर्नमेंट के द्वारा ही तो बनाए गए, कि नॉर्मली ऐसे एवं ही नहीं बनाए गए। तो ये कमीशंस के अंदर आते हैं, तो कमेटी थोड़ा कमीशन, और इनके अगर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर रही इसका, वैसे मैंने इतना कुछ डिस्कस कर लिया, अब तो मेरे दिमाग से निकल गया क्वेश्चन क्या था। इन्होंने एस्टिमेट कमेटी के बारे में पूछा था और ये मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या-क्या मतलब कन्फर्म क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना कमी ये एक बात थोड़ा-सा ना, अगर आप थोड़ा दिमाग में याद रख लेंगे कि बोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, काउंसिल थोड़ी डिफरेंट होती है, कमेटी थोड़ी डिफरेंट होती है, जो कमीशंस होते हैं वो थोड़े से इनमें क्या-क्या डिफरेंस होते हैं, तो मे बी कहीं कनेक्ट कर जाए और क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प हो जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ कमीशन, देखो कमीशन आ गया। अब इसके बाद हम जितने भी डिस्कस करेंगे ना ये सारी चीजें कमीशन है, तो हम थोड़ा याद रखेंगे कि हमने कमीशन में पढ़ा था कि मान लो एक लार्जर बॉडी है, उसमें से एक छोटी बॉडी बना दे किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, स्टैच्यूरी बेसिस होनी चाहिए बेसिकली। स्टैच्यूरी का मतलब है कि कोई लॉ बना होना चाहिए उनके लिए, या फिर गवर्नमेंट ने बनाया हो। नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं मेंबर, और इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो लॉ कमीशन की बात करें, वॉज एस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले, which recommended codification of the Penal Code and the Criminal Procedure Code by the Charter Act 1833, Government of India Act 1935, Law Commission Act 1967, Government of India Act of 1919। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट लॉ कमीशन was established by under the chairmanship of Lord Macleay, which recommended codification of the Penal Code and the Criminal Procedure Code by the, वैसे अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ इसके अंदर ही था, और अगर तुक्का लगाने वाली बात हो तो जहाँ लॉ कमीशन लिखा हुआ है मैं बेसिकली वही चूज करूंगी, यस ये वाला चूज करूंगी मैं। सो थर्ड का सी, मैंने किया थर्ड का सी, टू में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी इशू टू एड्रेस प्लेस ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन टू produce the body of thigh. I think if a lower court has served illegal jurisdiction, if an official is not doing her duty properly, if someone has been detained illegally, if legislator holds such office which make him ineligible to become an MP। अब ये MP का रूल क्या आ गया? कौन कौन सी होती थी सबसे, क्यू वारंटो थी, मैनेजर्स थी, प्रोहिबिशन थी, सबसे फर्स्ट में क्या रहता है, हैबीज कॉर्पस थी। जहाँ तक मुझे याद है क्यों वारंटो, जब आप एक इलीगल ऑफिस होल्ड करते हैं तो वही होता है। मैं इसका यही करूंगी बेसिकली, ऐसा तो है नहीं कि ये लग रहा हो, इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है इसको, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इलीगल ऑफिस होल्ड जब करते हैं, जब आपके पास किसी चीज की बेसिस ना हो बट स्टिल आप वो आप जॉब कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर कोई अननेसेसरीली कोई भी जो ऐसे कह दे कि पुलिस की वर्दी पहन के बैठ जाए ऑफिस में कि मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर, बट उसके पास, या फिर उसके पास मतलब वो हो ना, समथिंग लाइक दैट, आप ये एज्यूम कर सकते हो इलीगली थिंग्स रिलेटेड टू। भाई तो इसमें अंदर के वो जो है उससे प्रूफ मांगा जाता है कि शो अस द प्रूफ दैट यू आर, मतलब इसके रिप्रेजेंटेटिव इस बॉडी के या वट एवर इट इज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फोर्थ इज डी। So consider the following statement regarding governor legislative power. If a bill passed by a state legislature and is in the position of state high court, the governor must reserve the bill for the reconsideration of parliament. I mean, I don't
ये मस्ट वाला क्या है? इफ बिल सेंट बाय द गवर्नर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज पास्ड अगेन विदाउट अमेंडमेंट, द governor is under no constitutional obligation to give his assent to the bill. I mean, of course, ये तो है ही। अब वो प्रेसिडेंट को तो उसको रेफर कर ही सकते हैं ना, ये प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। If bill passed by the state legislature endangers the position of state high court, the governor must reserve the bill for the I don't think so कि ये must reserve वाली बात है, तो मेरे हिसाब से I would prefer one. Okay, fifth का मैंने लिखा है A. Let's match. Let's move to the next. The answer of the first question. Basically हमने पहले का तो मैंने D किया था आंसर। ओके, मैं सोच रही हूँ मैंने किया क्यों था। फिर गलत हो गया। तो simultaneously election to be implemented, changes need to be made in each of the following related article of the Constitution: duration of House of Parliament, dissolution of Lok Sabha by the President and President rule. तो इन्होंने क्या किया है? If the center wants to hold simultaneously poll, 5 amendments need to be made in the Constitution. Number 1, Article 83, which deal with the duration of House of Parliament, which have to be tweaked along with the Article 85, dissolution of Lok Sabha by the President, and Article 172, duration of the state legislature, Article 174, dissolution of state assembly, and Article 356, President rule. Okay, तो ये सब आपको याद रखना है कि अगर हम for simultaneously election to be implemented, changes need to be made in which of the following related article of the constitution. और आपको चेंजेस किस किस में करने पड़ेंगे? आर्टिकल 83 में जो किसके साथ डील करता है, विच डील विद द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के हाउस की ड्यूरेशन है उसके साथ डील करता है। तो ये तो इसमें एज इट इज दी हुई है, अगर आप थोड़ा याद रख पाए कि आर्टिकल 83 किस चीज से रिलेट करता है, आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनसे रिलेट करता है, जो उनकी ड्यूरेशन है। इसके अलावा जो आर्टिकल 172 है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली के बारे में बात करता है। आर्टिकल 386 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। तो एक बार थोड़ा सा याद रखिए आप अपने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेट कमेटी। इन्होंने बताया कि 2 स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या-क्या था। जब हम बात करते हैं कमेटी की तो आप भूले ना कमेटी क्या होती है। कमीशन और कमेटी में हमने ये डिफरेंस देखा था कि कमीशन बेसिकली गवर्नमेंट पे और जो स्टैट्यूटरी है उसके बेसिस होती है कि किसी लॉ एग्जिस्ट करता है उसके, जैसे इलेक्शन कमीशन की हमने बात की थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हमने बात की थी। लेकिन जब हम कमेटीज की बात करते हैं तो कमेटी एक सब ग्रुप का एक बिग ग्रुप, एक सब ग्रुप होती है, उससे उनके पर्टिकुलर पर्पज के लिए और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो होती है। जैसे हमने कस्तूरी रंजन कमेटी देखी थी, इस तरह की कमेटीज जो हमने देखी थी। वैसे पार्लियामेंट कमेटीज भी होती है, परमानेंट भी होती है, और जो दूसरी वाली क्या बोलते हैं उसको टेम्परेरी उस पीरियड के लिए भी होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, जो एस्टिमेट कमेटी है इस सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. It estimates the budget before it is voted by the parliament. It cannot question the policy laid down by the parliament. Let's move to the answer. Here is the answer. Statement 2 is incorrect. Basically देखो, हम ये इन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं एस्टिमेट कमेटी के, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए याद रहे। Let's see. The function of the estimate committee are to report what economies, improvement in the organization, efficiency, and administrative reform consistent with the policy underlying the estimate can be effected. Number 2, to suggest alternative policies in order to bring about efficiency, economy in administration, to examine whether the money is valid within the limit of the policy implied in the estimate, to suggest the form in which the estimates are to be presented to the parliament. तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे इस आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें हैं। बेसिकली ये तो नॉर्मल सी इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एफिशिएंसी है और इकोनॉमी है उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अल्टरनेटिव पॉलिसीज डिफाइन भी करती है। पार्लियामेंट में किस फॉर्म में
प्रेजेंट होंगे उसके बारे में भी बात करती है। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज जो मान लो जो भी ये मनी इज लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन मान लो कुछ भी एस्टिमेट्स किए जाते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर इतने पैसे खर्च होंगे या फिर इस तरह से खर्च होंगे, तो ये बस वही देखती है कि जो मनी लेड आउट की गई थी विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी उसको एग्जामाइन भी करती है। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग। बस इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड कहाँ हो जाती है? नंबर एक, it examined the budget estimates only after they have been voted by the parliament, not before that। मान लो कि भाई एक बजट आता है, फिर उसके बाद वोटिंग भी होती है पार्लियामेंट में, तो ये कह रहे हैं कि ये इसकी थोड़ी सी इससे ये इफेक्टिव नहीं रहती इसका रोल, क्योंकि इसमें जो भी ये उसको एग्जामाइन करती है बजट को, उसमें वोटिंग होने के बाद ही एग्जामाइन करती है। आई मीन वोट तो हो ही चुकी है, पार्लियामेंट वोटिंग हो ही चुकी है, भाई खर्चे वर्चे डिसाइड हो चुके हैं कि ये पॉलिसी आएगी, इस पर इतना खर्च होगा, और ये इसको बाद में एग्जामाइन करती है। बेसिकली एग्जामाइन करेगी भी क्या करेगी? यही करेगी कि जो विद इन द पॉलिसी के अंदर जो मनी एक्सपेंड हो रही है, जो खर्च हो रही है, वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी खर्च हो रही है या नहीं खर्च हो रही है। इसके अलावा इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। ये भी इसकी इफेक्टिवनेस को, जो इसका रोल है उसकी इफेक्टिविटी को वो करता है, डिक्रीज करता है, कि ये जो क्वेश्चन नहीं कर सकती पार्लियामेंट को, जो उनकी क्वेश्चन पॉलिसी ले डाउन, जो पार्लियामेंट ने पॉलिसी ले डाउन की है, पॉलिसी बनाई है, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट क्या है। भाई ये इसमें जो भी मेंबर्स हैं उसके वो रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो। इस रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर। जो इसकी रिकमेंडेशन भी होती है वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है मिनिस्टर्स पर, मिनिस्ट्रीज पर। It examined every year only certain selected ministries and department, thus by rotation it would cover all of them over a number of years। मान लो कि ये डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री है, और एक जो एक साल में इसको ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्रीज को एग्जामाइन करना है, तो अगले साल में इसके अनदर मिनिस्ट्री अनदर डिपार्टमेंट, इसलिए जो जितने ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनको कवर करने में इसको ईयर्स का वक्त लगता है, तो ये भी इफेक्टिविटी को डिक्रीज करता है। इट लेक द एक्सपर्ट असिस्टेंट ऑफ द कैग विच इज अवेलेबल टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ये भी इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो कैग बेसिकली तो एक्सपर्ट ही होता है भाई, कैग तो जितना भी है ऑडिटिंग वगैरह करता है, तो तो लेकिन उसमें ना ये उसका असिस्टेंट नहीं ले सकती, इसमें ये भी इसकी थोड़ी डिसएडवांटेजेस है इसके साथ। इस वर्क इन द नेचर ऑफ द पोस्टमार्टम, ये तो सबके मोस्टली जितने भी तुम देखेंगे, हम देखेंगे ये कमेटी, ये जो है काफी सारे में लिखा हुआ है कि ये पोस्टमार्टम है, कि आप जो जो चीजें हो चुकी है ना उसके बाद इस चीजों को आप रिव्यू कर रहे हैं कि अच्छा ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। उससे पहले अगर आप कुछ इस तरह की होती कि भाई प्री एक्टिव वाली पॉलिसी, ये पोस्ट वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले, ठीक है, which recommend codification of penal code and the criminal procedure code by the which act, I mean तो इन्होंने कहा चार्टर एक्ट 1833। अगर मैं बात करूँ चार्टर एक्ट, इस एक्ट, ये एक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, शायद ये वही एक्ट है जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिसमें जो बंगाल और जैसे मद्रास है, बंगाल है, बॉम्बे है, तो बंगाल का जो हाई कोर्ट जो थे गवर्नर जनरल, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और मतलब उसकी जो जिनकी सबसे हायर अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कर दी गई थी, और ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए थे बंगाल, बॉम्बे का और मद्रास के। इसके अलावा और इसमें क्या चीजें हुई थी, इसके नेक्स्ट वाले में तो जो सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए वो जो हुए थे, चेंजेस हुए थे, इसमें कुछ और चीज़ें भी थी शायद। लेजिस्लेटिव, अगर मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, इसके अलावा लेजिस्लेटिव के भी शायद समथिंग रिलेटेड था कि लेजिस्लेटिव पावर भी उन्हीं को दे उनको दे दी गई हो, पर देखें बाद में देखते हैं उसको। तो अब लॉ रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। इन द इनिशियल पीरियड वाज एडॉक एंड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, हाउएवर सिंस द थर्ड डिकेड ऑफ द 19th century, okay, the law commission was constituted by the government from time to time। जो लॉ कमीशन है उसको टाइम से टाइम उसको कंस्टिट्यूट किया गया। नंबर 1, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओहो, मुझसे गलती हो गई थी, इन्होंने ये पूछ रहे थे इस्टेब्लिश की बात कर रही थी, फर्स्ट लॉ कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1967। तो आज़ादी के बाद हो गए, तो आज़ादी से पहले ही चीजें हो गई थी। हाउ कैन आई बी सो डम इसलिए मैं सच में डम हूँ इसको देख के लगता है। ये 19 लॉ कमीशन एक्ट 1967 है ये, तो इसमें इतनी लेट थोड़ी ना बना होगा लॉ कमीशन। ऊपर से रिकमेंडेशन कोडिफिकेशन ऑफ पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो तो ये जो सारी चीजें आती रहती है कि इतने सारे पुराने लॉ हैं, ये आज़ादी से पहले पुराने लॉ हैं, पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
इसके अलावा जो देर आफ्टर जो सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1853, 61 and 79 respectively helped adapt English law to Indian condition. The Indian Code of Civil Procedure, Indian Contract Act, Indian Evidence Act, the Transfer of Property Act, the product of labor of the first four law commission. Wow. The first law commission of independent India was established in 1955 with the Attorney General of India, Mr. M.C. Settle as its chairman. कैसे कैसे सिजलवार एज its चेयरमैन। ओके, तो हमने इसमें क्या स्टडी किया है बेसिकली कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो सबसे पहले कंस्टिट्यूट कब हुआ था, 1833 में हुआ था। जो सेकंड कमीशन था वो 1853 में, एंड थर्ड 1861 में, एंड 1879 में फोर्थ हुआ था। और जब हम बात करते हैं ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एविडेंस एक्ट या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये इन्हीं सब जो लॉ कमीशन थे, अर्ली लॉ कमीशन से उनकी उनकी उन्हीं से ये सब वो हुए, उन्हीं की रेफरेंस, मतलब जो भी हम आज की चीजें देख रहे हैं बेसिकली वो वहीं से हैं। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का बना था 1955 में। उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, ये क्या नाम थे, MC सेटरवाद, नाम भी देखिए कितने अजीब से होते हैं, चेयरमैन थे उस वक्त उस लॉ कमीशन के। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी पूरा एक वो है, चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वो भी पढ़े। फिर नेक्स्ट ओके, यहाँ पे भी मैंने वही स्टाइल लगाई है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। ओके, या देखो मैंने कहा था ये एक फोर्थ वाला ही होगा क्योंकि इसमें इलीगल ऑक्यूपेशन की बात करते, तो रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी इशू टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यू वारंटो मींस बाय व्हाट वारंट, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट। दिस मीन दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में इशू द रिट which restrain the person or the authority to act in an office which he she is not entitled to. The writ is applicable to the public office only, not the private office. Of course, ये देखो, ये of course की बात क्या है बेसिकली इसमें कि आपको ये बताना चाहिए कि इसके थोड़ी मेन चीजें जैसे कि ये पर्टिकुलर जो रिट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है। कुछ प्राइवेट में भी लगती है, कुछ सिर्फ पब्लिक पब्लिक, जैसे अगर आप क्यू वारंटो की बात करो तो पब्लिक ऑफिस के लिए है बस। और इसमें बाय व्हाट वारंट, यानी कि अगर आपके पास उसकी अथॉरिटी है नहीं, जो आपने पोजीशन या ऑफिस होल्ड किया हुआ है, आप किस वारंट यानी कि किस उससे होल्ड किया हुआ है, बेसिकली ये पूछा जाता है उसमें। मान लो कोई ऐसे ही एम ही सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए कि मैं जज हूँ, तो बाय व्हाट वारंट यानी बट बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय मतलब क्या है आपके पास, कुछ लीगल चीजें हैं, कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन भी तो होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस इशू को आई मीन इस रिट को इशू करते हैं, और किसी पर्सन को, अथॉरिटी को, जो किसी भी ऑफिस में है उसको वो, आई मीन आई थिंक आप यू कैन पीपल कैन अंडरस्टैंड। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग। गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हम बात करेंगे अब। इस पे क्या है कि इसमें इनकरेक्ट बना था, दोनों ही इनकरेक्ट है। एक्चुअली मैं ना यही क्या कह रही थी मैं, इसमें इनकरेक्ट क्या है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट नहीं है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। और मैंने इसका क्या किया था, एक्चुअली आई एम सरप्राइज कि मैं हर एक क्वेश्चन गलत कैसे करती हूँ। कोई कमेंट बॉक्स में रेफर करे पीपल, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय गेसिंग स्किल्स। Okay, consider the following statement regarding governor legislative power. If a bill passed by the state okay, हम आंसर ही पढ़ लेते हैं, वो क्या पढ़ेंगे दोबारा, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। When a bill is sent to the governor after it is passed by the state legislature, he can give his assent, या देखिए आपको दे सकता है अपना assent कि भाई चलो फिर वो उसको बनाएंगे, वो लॉ बन जाएगा, एक्ट वैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद विद होल्ड हिज assent, हम हाँ होल्ड भी कर सकता है। रिटर्न द बिल, रिटर्न भी कर सकता है। ऑफ कोर्स इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखिए कि मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जाता। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफ कोर्स। However, if the bill is passed again by the state legislature with or without amendment, the governor has to give his assent to the bill or reserve the bill फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ये हो सकता है, मान लो कि अमेंड, जैसे कि पार्लियामेंट में तो ऐसा ही होता है कि भाई उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की या नहीं कि उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, फिर तो उन्हें अपने वो देना ही देना होता है। इस गवर्नर के साथ भी ऐसा ही, लेकिन गवर्नर के साथ एक एक्स्ट्रा वो क्या है कि वो प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज विद बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। चलो अब से हम याद रखेंगे ये चीजें कि अगर कोई देखो चीजें, एक ऐसा केस जिसमें जो हमारा गवर्नर है
वो उसको मैंडेटरी यानी कि रिजर्व इज़ ऑब्लिगेटरी, वो उसको प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व करना ऑब्लिगेटरी है। यानी कि ये तो है नहीं कि आपने अपना स्टैंड दे दिया और जाओ इसको एक्ट बना लो। उसकी कोर्ट हाई कोर्ट की पावर आपको भाई कोई चीज़ में से पावर रिड्यूस कर दी गई हो। लेकिन जब बात हाई कोर्ट के पावर रिलेटेड होती है कि कोई स्टेट है ऐसा बिल पास कर दे जिसमें हाई कोर्ट की पोजीशन इन डेंजर हो, तो उसके उस केस में जो जो गवर्नर है उसको बिल को ऑब्लिगेटरी रिजर्व करना है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना है। Addition, the governor can also reserve the bill if it is the following nature: ultra virus, that is against the provision of the constitution, वो उसके लिए भी रिजर्व कर सकता है। Okay, oppose to the directive principle of state policy, against the larger interest of the country, or grave national importance, dealing with compulsory acquisition of property under Article 31A of the Constitution। तो ये सारे केसेस है जिसमें वो इन सारे केसेस में भी जो गवर्नर है वो किसको रेफर कर सकता है? बिल प्रेसिडेंट को। लेकिन एक वो केस जिसमें वो ऑब्लिगेटरी है वो कब? जब स्टेट कोई ऐसा बिल पास कर दे जिसमें उस जो पोजीशन है हाई कोर्ट की वो एंडेंजर हो। ओके, सो बस यही था। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता, ये भी आपको थोड़ा-सा याद रखना है। चलिए हो गया। ये पूरी स्लाइड है। अगर हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करें तो हम पहले गवर्नर वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे थे। गवर्नर वाले क्वेश्चन में हमने जब हम लेजिस्लेटिव पावर की उसकी बात कर रहे थे, तो मान लो स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने एक अपना कोई भी बिल बनाया और उसको पास कर दिया। अब वो गवर्नर के पास पहुँच गया। गवर्नर उसमें क्या-क्या कर सकता है? अपना असेंट दे सकता है और स्टेट उसको फिर वो एक्ट बन जाएगा। अपना असेंट विथहोल्ड कर सकता है या फिर उसको रिटर्न कर सकता है। रिटर्न करेंगे और उन्होंने अमेंड किया है, ना किया, अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया तो उसको पास करना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर या फिर वो उसको केस के लिए होल्ड कर सकता है कि प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए उसको होल्ड कर सकता है। इसके अलावा एक केस में उसको प्रेसिडेंट के ऑब्लिगेटरी है कि उसको गवर्नर को बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना है। वो किस केस में है? जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा बिल पास कर दे जो स्टेट जो हाई कोर्ट है उसके उसकी जो पावर है या उसकी पावर रिड्यूस वगैरह कर रहा है, उसकी पोजीशन को एंडेंजर करता हो, उस केस में उसको रिजर्व रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हमने और भी सारी चीज़ें देखी थी कि और ऐसे कौन-कौन से चीज़ें हैं जैसे अल्ट्रा वायलेंस है, अगेंस्ट द कुछ जो नेशनल उसके है डायरेक्टिव स्टेट जो पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, उनके उसमें नहीं है, कोरिलेशन में नहीं है, तब रिजर्व कर सकता है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं था ना इस वाले क्वेश्चन में? हाँ, हमने इसके अलावा कुछ फोर्थ क्वेश्चन वाज़ रिलेटेड टू व्हाट? फोर्थ क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड था? वन क्वेश्चन रिलेटेड था एस्टिमेट कमेटी। कमेटी के बारे में हमने जान लिया था जब हम एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि वो पोस्टमार्टम है कि उसकी इफेक्टिविटी किस बात से रिड्यूस कर जाती है क्योंकि उसको कैग का सपोर्ट नहीं होता है। मतलब वो कैग की हेल्प नहीं कैग से जो भी है कैग का सपोर्ट नहीं है उसको जो उसको है जो कमिटी फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उस वो कैग से हेल्प ले सकती है। इसके अलावा जो है इनके जैसे कुछ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को विस्तार करेंगे, नेक्स्ट या दूसरे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को करेंगे, इसमें भी काफ़ी सारे साल हो जाते थे, इसलिए इसकी इफेक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जब पार्लियामेंट में जो भी बजट बना के जो तैयार किया जाता है उसकी पार्लियामेंट में वोटिंग हो जाती है, उसके बाद ये इसको एनालाइज करने का मौका मिलता है। इसके अलावा ये पार्लियामेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके उनके आई मीन वो भी ये उससे भी बाउंडेड है। आई मीन ये कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकती। इसके लिए जो भी इसकी रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं होती हैं। तो ये थोड़ी इसकी इफेक्टिविटी रिड्यूस करते हैं। इसके ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट है और ये आसान नहीं होता है। अगर आप कभी पढ़ के देखना फिर इसको रिकॉल करके देखना है आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कितना। ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, आई शुड स्टॉप दिस राइट। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी के अलावा हमने क्या बातें की थी? एस्टिमेट कमेटी में हमने वैसे और भी बातें की थी कि इसमें क्या-क्या इसके वो हैं। भाई मान लो कोई पॉलिसी है उसमें इतनी मनी अलॉटमेंट है तो ये उसको भी एनालाइज करती है कि विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी है या नहीं है। ओके, एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड हो गया, गवर्नर से रिलेटेड हो गया और किसी चीज़ हाँ, वो जो भी था कि साइमल्टेनियसली जब हम इलेक्शन को कंडक्ट करना तो आर्टिकल 83, 4, 172 ये सब जितने भी आर्टिकल थे वो। इसके अलावा लॉ कमीशन के बारे में हमने पढ़ा। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो आर्टिकल एक्ट 1833 में आया था। उसके बाद सेकंड वाला इट वाज
1853 में, एंड नेक्स्ट वन वाज आई थिंक 1861 में, एंड फोर्थ वन वाज 1879। जैसे भी हम एविडेंस एक्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखते हैं, कोड फॉर सिविल ये जो कोड वगैरह देखते हैं, ये सब वहीं से हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बना था वो लॉ कमीशन वो इट वाज इन 1955, एंड उसके जो वो थे चेयरमैन थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम के, उनका नाम क्या था? सेटलवर्थ, आई थिंक वो थे, वो लॉ कमीशन पे था। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन और रह गया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट वाज द क्वेश्चन। इट वाज ओके, लेट मी रिकॉल, ट्राई टू रिकॉल, आई एम जस्ट ट्राइंग। तो एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड हो गया, गवर्नर से रिलेटेड हो गया, लॉ कमीशन से रिलेटेड हो गया, जो साइमल्टेनियसली कंडक्टिंग ऑफ एक जो ये था इलेक्शन था उससे रिलेटेड हो गया। एस्टिमेट कमेटी भी हो गई है। So, I think another one was also related to the board or committee. I'm not able to recall. So, okay, thank you people for listening. And if it's genuinely wasting your time ना, क्योंकि वीडियो सच में बहुत लंबी है, तो अगर आपको genuinely लगे आपका वेस्ट ऑफ there is a no need to watch it. Okay, it's completely there is a no need. Focus on your studies, study well and be prepared well. रिवीजन पे थोड़ा फोकस करें, रिटेंशन पे थोड़ा फोकस करें। जनरली ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी बुकें पढ़ी हैं या आपने कितनी बार उस बुक को पढ़ा है। जब तक आप उस बुक को याद नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग में उसको रिटेन नहीं कर पा रहे, रिटेंशन के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मेरी तरह वीडियो बनाएं, वो भी हेल्पफुल होगा। बेसिकली मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम साइड मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ उसके लिए। आप फिर वीडियो ना ही बनाए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप पीपीटी बनाएंगे और उसको कलेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को, तो अपना आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्थी रहिए। गॉड ब्लेस यू पीपल।